गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, मेरे बच्चों जो हमारी आईएसएस पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है सॉल्यूशन की, पेपर 1 की, वो मैं 4th क्लास उसकी आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो सीरीज में बता चुका हूं, हमारी ए सीरीज है मेरे बच्चों। तो सबसे पहला आज का मेरा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या करा है? द फॉलोइंग इज द joint probability mass function of two random variable x and y, which of the following statements are true। कोवेरियंस के बारे में बात करी है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बारे में बात करी है। तो 2-3 क्वेश्चन और यहां पे बन सकते हैं, थोड़ा मेंशन कर रहा हूं आपके सामने। कभी कभी वो इस टाइप का डाटा देके ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। स्टेटमेंट में ही पूछ सकता है कि जो x और y है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन आप साथ के साथ यहां पे कर लेना, दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ऑब्वियसली नॉट, बट फिर भी पता कैसे चलेगा वो बाद में देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझे, बातों को समझे, चाहे 2 स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली ऐसे देख के तो बता नहीं सकता कि ये इसका आंसर है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले जब भी अगर कभी ज्वाइंट दिया हो तो सबसे पहले आपको मार्जिनल निकालना होता है। तो मार्जिनल की अगर हम बात करें तो सपोज एक्स का मार्जिनल की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले एक्स विल टेक वैल्यू 0, 1 और नाउ द प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बिल्कुल सिंपल होता है मेरे बच्चों। x अगर कॉलम्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 1, 2, x विल टेक वैल्यू 0, 1 और 2। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू ले सकता है 0, 1 और 2। इसका मतलब कॉलम वाइज आपको सम करना है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। तो डायरेक्ट कॉलम वाइज वहीं पे सम कर दीजिए। तो 3/28 प्लस 3/14 प्लस 1/28। तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉमन करने की कोशिश करते हैं। तो जो 3/14 है कोरस्पॉन्डिंग टू y की वैल्यू 1, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6/28 हो जाएगा, ताकि सम 1 सेकंड में हो जाए। तो 3 प्लस 6 प्लस 1 10 हो गया, यानी कि 10/28 यहां पे वैल्यू बन गई। सिमिलरली आप आगे देखेंगे तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 6/28 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 15/28। चलिए अगली वैल्यू नाउ कितना है? 3/28। ठीक है मेरे बच्चों, ये x का मास फंक्शन आ गया। अब यहीं पे मेरा सजेशन रहेगा आपको कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहीं पे कैलकुलेट कर दीजिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, 0 के कोरस्पॉन्डिंग तो 0 ही बनना है, 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो कितना आएगा? 15/28 नाउ प्लस 6/28 which is what? 21/28। now this is what? 3/4। that's it। ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चों अगर मैं y की बात करूंगा तो y will take वैल्यू अगेन 0, 1 और 2। अब जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको y का निकालना है, अब आप रो वाइज सम करेंगे। तो 28 डिनोमिनेटर है, बहुत अच्छी बात है। पहली वैल्यू 15/28 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 12/28 आ जाएगा। वेरी गुड। नाउ लास्ट वाला 1/28। नाउ यहां पे अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल लेंगे तो बेटर ऑप्शन है। तो कितना आ जाएगा? 0 वाला खत्म हो जाएगा। दिस इज 12/28 प्लस 2/28 विच इज इक्वल टू 14/28 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई। अब क्योंकि आपको कोवेरियंस निकालना होगा तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई भी निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई का मतलब होगा कि आपको कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, जैसे 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3 वहां हो सकते हैं, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, फिर 2, 0, फिर 2, 1, फिर 2, 2। तो टोटल पॉसिबल 9 पेयर्स बनेंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई निकालेंगे तो समीशन ओवर एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू पी ऑफ एक्स वाई का रूल है। तो आप थोड़ा कोशिश करना कि कहीं कोई जो समीशन का जो पार्ट है वो 0 तो नहीं हो रहा, या तो इसकी वजह से 0 हो रहा हो, या तो इसकी वजह से 0 हो रहा हो, या तो इसकी वजह से 0 हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस टर्म को लिखना ही नहीं चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन टाइम भी बचाना है मुझे। तो जब भी मैं देखूंगा कि x की वैल्यू 0 के साथ जाएगी, 1 के साथ जाएगी, 0 के साथ जाएगी, कुछ नहीं मिलना, इसका मतलब ये वाला पोर्शन खत्म।
समझ गए? जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू शायद 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ नहीं मिलना, मतलब ये पोर्शन खत्म। आप गौर से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर जब x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी तो प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, ये कुछ मिलेगा। लेकिन जब x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू या x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी तो प्रोबेबिलिटी 0, हर जगह 0 है। तो सिर्फ एक पॉसिबल पेयर मेरे पास बच रहा है, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, और वो क्या है? 1 into 1 into कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी विच इज 3/14, यानी कि 3/14 आंसर। ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चों कोवेरियंस निकालिए बिटवीन x y का, सो दिस इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई बराबर किसके है? 3/14 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर है? 3/4। नाउ इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y किसके बराबर है? 1/2। ठीक है बेटा, तो 3/14 माइनस 3/8। आप समझ गए? ये तो वैसे ही नेगेटिव बन रहा है, ये तो वैसे ही नेगेटिव बन रहा है। अब आप यहां देखें उसने क्या बोला है कि कोवेरियंस होगा 3/4, ऑब्वियसली नॉट, नेगेटिव है। क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y बराबर है? नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर है 3/4 के, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बराबर है 1/2 के। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है। कुछ बातें बताइए। यहां पे वो एक ऑप्शन ये भी दे सकता था कि कैन वी से दैट द एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज मैं बता दूं आपको कि एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। चलिए, सिंपल था बिल्कुल मेरे बच्चों, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है लेट x1 x2 xk बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज k फ्रॉम द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p, जिसका मास फंक्शन उसने कुछ ऐसे दिया हुआ है। देन मीन ऑफ दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योमेट्रिकली विद पैरामीटर दिस वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले तो जो दिया है वो ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक इन जर्नल 0 से स्टार्ट होता है, बट वो 1 से उसने स्टार्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग उसने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मॉडिफाइड किया है। जितने भी ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है, स्पेशली दो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, एक तो ज्योमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। तो ज्योमेट्रिक का ट्रंकेटेड वर्जन और एक्सपोनेंशियल का ट्रंकेटेड वर्जन आपको कंफर्म पता होना चाहिए। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2-2 क्वेश्चन, समझ गए ना? एक एक भी नहीं, 2-2 क्वेश्चन आएंगे। किस रूप में वो अलग चीज है, कभी कभी हो सकता है इसी सवाल को इन्फ्रेंस में पूछ ले, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, लेकिन ट्रंकेटेड के बारे में कंफर्म जानकारी होनी चाहिए। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको ट्रंकेटेड किया जा सकता है इन जनरल, वैसे तो बहुतों को कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, सिंपल वे में ऐसे किया जा सकता है। तो कह रहा कि अगर ज्योमेट्रिक का जो पैरामीटर है p, उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा p विच इज द पैरामीटर इंटू q, लिखा नहीं है बट q इज 1 माइनस p टू दी पावर x माइनस 1, और x की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक नया रैंडम वेरिएबल अगर आप बनाए मीन ऑफ दिस वन, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ज्योमेट्रिकली, ये उसने दे दिया। पूछ भी सकता था कि किसको करेगा ज्योमेट्रिकली, बस आपको पैरामीटर बताना कि इनमें से क्या रहेगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो अब अगर आप देखें, now I consider a random variable y which is equal to min of x1 x2 dot dot xk। ठीक है बेटा, अब मुझे जो y है उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बताना है। प्रोबेबिलिटी बिहेवियर मतलब इस चीज को आप ऐसे समझो कि ये मैं x1 x2 xk को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं y में, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के रूल में एक 2-3 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो वो डिस्क्रीट टाइप रैंडम वेरिएबल है या कंटीन्यूअस टाइप रैंडम वेरिएबल है। कौन से रैंडम वेरिएबल है, क्या पूछा है, पीडीएफ सीडीएफ, वो बात की बात है। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन अलग फॉर्मुलेशन से होता है, दैट इज कॉल्ड द जैकोबियन मेथड। सॉरी, कंटीन्यूअस का ट्रांसफॉर्मेशन अलग मेथड से होता है, दैट इज कॉल्ड जैकोबियन मेथड, और डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। तो आज जो मेरा रैंडम वेरिएबल बनेगा y, वो क्या बनेगा ये तो पता नहीं है, चलो उसने दे रखा है ज्योमेट्रिक, बट ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा, ये कंफर्म गारंटी है। मुझे ये बताना है कि ये ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा और विद सम पैरामीटर वो फाइंड करना है। इन जनरल कुछ और बन सकता था अगर कोई और पॉपुलेशन होती तो सबसे पहले तो जब भी डिस्क्रीट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे रूल लगाना पड़ता है, द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू y
क्योंकि डिस्क्रीट में पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकलती है, बी केयरफुल। कंटिन्यूअस में पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, तो रिवर्स हो गया, समझ गए ना, इसलिए मैंने बोला था। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो आपके सामने चीजें मैंने लिखी है बिल्कुल सिंपल है। तो अब अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट कर दूं या इस चीज को कैलकुलेट कर दूं, डजंट मैटर, वैल्यू पुट करूंगा, मुझे दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहां पे अब हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, नाउ लेट अस कंसीडर प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये चीज मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, y प्लस 1 के प्लेस पे y डाल दूंगा, मुझे वैल्यू पुट मिल जाएगी। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट मीन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xk इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1, समझ गए। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1 था, और y क्या है, इन सब का मिन है, लेके चला। नाउ दिस इज एक रूल है, ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकली है, x1 x2 xk आर सम फंक्शंस, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स है। तो अगर फंक्शंस का मिनिमम रीजन किसी नंबर से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सारे फंक्शंस की वैल्यूज, सारी वैल्यूज उस नंबर से ऑब्वियसली बड़ी होंगी। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1, कोमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1, कोमा अप टू डॉट डॉट xk इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है बेटा, जो कोमा लगा है इसका मतलब है एंड, प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखो तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन, क्योंकि अगर इन सब का मिन इस नंबर से बड़ा है, तो ऑब्वियसली है सारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज इस नंबर से बड़ी होगी। तो x1 की भी बड़ी होंगी, एंड x2 की भी बड़ी होंगी, एंड x3 की भी बड़ी होंगी, एंड xk की भी बड़ी होगी। अब क्योंकि x1 x2 xn जो है वो एक रैंडम सैंपल लिया गया है, तो सारे के सारे जो x1 x2 xk हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो हम इसको प्रोडक्ट वाला रूल लगा सकते हैं, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x2 is greater than equal to y plus 1 into probability that xk is greater than equal to y plus 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि x1 x2 xk आइडेंटिकल भी हैं, सारे के सारे ज्योमेट्रिक विद पैरामीटर p को फॉलो करते हैं, तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी। सेम हो जाएंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 is greater than equal to y plus 1 to the power के, समझ गए ना। जब सारी वैल्यू दिस वन बराबर ही होनी है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, पावर के हो जाएगा, सिंपल बिल्कुल। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैंने अब इसको रब कर दिया यहां से, क्योंकि इसकी मुझे नीड नहीं है, और मैंने यहां पे टर्म लिख दी कि दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1 टू दी होल पावर, ठीक है। और x1 क्या है, ज्योमेट्रिक। अब क्या सीन बनेगा, अब मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या बात डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई देखो, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, विल टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मान लो px, p इंटू क्यू टू दी पावर x माइनस 1, क्योंकि x1 का बिहेवियर यही है ना, ज्योमेट्रिक जो उसने दिया है। तो क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y प्लस 1 बता सकते हो किसके बराबर बनेगा? ऑब्वियसली ये पूछूंगा मैं। भाई बस मैंने x1 के बजाय x लिख दिया, मैं अलग से समझा रहा हूं आपको सारी चीजें। हालांकि ये बहुत सिंपल है, आपको इसका रिजल्ट भी पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एज ए टीचर मेरा जरूरी है। तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी दैट y प्लस 1 प्लस probability that y plus 2 plus probability that y plus 3 plus up to dot dot। बिल्कुल सिंपल। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम चले तो दिस इज p इंटू क्यू टू दी पावर y प्लस p इंटू क्यू टू दी पावर y प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू डॉट डॉट। नाउ p कॉमन ले लिया, क्यू टू दी पावर y कॉमन ले लिया, 1 प्लस
q square plus dot dot. Now this is what? p into q to the power y into, this is what? Geometric infinite series का sum with first term 1 and common ratio है q. तो sum किसके बराबर बनेगा? 1 upon 1 minus q. तो this is 1 minus q, तो cancel out q to the power y. समझ लो? तो जो ये वाली जो टर्म मुझे मिली, ये किसके बराबर मिली? q टू दी पावर y. तो दिस इज व्हाट? q टू दी पावर k y लिख सकता हूं, समझ गया ना? तो ये मैंने अलग से कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, पावर k है तो q टू दी पावर k इंटू वाई मुझे टर्म मिल गई, बात खत्म। ठीक है, चलिए, सिंपल था बिल्कुल। अब अगर मैं, एक सेकंड मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे ये सारी चीजें इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करवाऊं, एकदम सिंपल। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू वाई किसके बराबर बनेगा? अब देखिए यहां पे है y प्लस 1, तो ये वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू y करेंगे तो वैल्यू मिलेगी q टू दी पावर k y माइनस 1। नाउ माइनस, ये तो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, q टू दी पावर k इंटू वाई। बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब देखो क्या क्या चीजें यहां पे कॉमन आ सकती है। यहां पे q टू दी पावर k y माइनस k माइनस q टू दी पावर k y, सपोज फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा। नाउ दिस इज q टू दी पावर k y, सपोज मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे क्या आएगा? q टू दी पावर माइनस k 1, suppose for example. Now this is what? Basically q to the power k y, this is what? 1 upon q to the power k minus 1, for example। बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं इन चीजों को। Now this is what? q to the power k y, now this is 1 minus q to the power k upon q to the power k। चलिए कोई बात नहीं। Now this is what? q to the power के वाई माइनस के इंटू 1 माइनस क्यू टू दी पावर के। समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल। यहां तक अगर आपने लिख लिया तो थोड़ा सा मैं चीजों को रब करना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए ऊपर से रब कर देते हैं। तो फाइनली मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है? फाइनली मुझे रिजल्ट मिल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा पहले लिख रहा हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस p टू दी पावर k इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं q टू दी पावर k कॉमन ले लिया मैंने, एंड दिस इज y माइनस 1। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस या टिपिकल टास्क नहीं है। आप इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें तो दिस इज 1 माइनस p टू दी पावर k इंटू, अब इसको आप एक साथ ले लो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए। नाउ दिस इज 1 माइनस p टू दी पावर k टू दी होल पावर y माइनस 1। समझ गए? q को मैंने लिखा 1 माइनस p टू दी पावर k और टू दी पावर, क्योंकि इस फॉर्मेट में बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू वाई इस फॉर्मेट का है, दिस इज k, तो उस ये दिस इज द व्हाट? द समथिंग इनटू 1 माइनस समथिंग टू द पावर y माइनस 1, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का मिल रहा है। और p की वैल्यू क्या है? 1 माइनस p टू द पावर k। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ दिस इज ज्योमेट्रिक विद दिस पैरामीटर 1 माइनस p टू द पावर k, और बाकी जो एडजस्टमेंट है वो मैंने यहां कर दिया। ऑब्वियसली 1 माइनस करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि जो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मास फंक्शन है, वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। और दिस इज नथिंग बट ए ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक, जहां पे y की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और उसका पैरामीटर क्या बनेगा? आपके सामने लिखा है, ऑप्शन इज दिस वन। बिल्कुल सिंपल था बच्चों, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। ये क्वेश्चन मैं 12-13 साल से, जब से ISS पढ़ाता हूं, जब से IIT जैम पढ़ाता हूं, हर क्लास में मैं क्वेश्चन करवा के भेजता हूं, बस इस बार एग्जाम में आया है। देखिए, जब टीचर पढ़ाता है, क्वेश्चन करवाता है, तो वो एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन होते हैं। किस एग्जाम में कब आपके सामने आ जाएगा वो गारंटी नहीं होती टीचर की। चलिए खैर आगे चलते हैं मेरे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, क्या कह रहा है, इफ x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल x y हैव द बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर दिस देन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। बेटा इसको तो बताऊंगा भी नहीं, ये बिल्कुल आपके सामने लिखा है, बिल्कुल सिंपल है, समझिए। ये मार्जिनल का लिखा है, इसको थोड़ा सा अगर ये आपका शायद आपको पता भी होगा, ये कंडीशनल का लिखा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप समझिएगा, थोड़ा सा कुछ बात चल रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऑब्वियसली बात है, बाइवेरिएट नॉर्मल है तो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, उसका मार्जिनल इसको ही फॉलो करेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है उतना बड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन ए सैंपल, आर स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए इन ए सैंपल ऑफ 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वुड बी सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और टी की वैल्यू मुझे दे रखी है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, जब आपको पढ़ाया जाता है, आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है आर, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन उसका जो लिमिटिंग बिहेवियर है वो एक्चुअली टी को फॉलो करता है। तो लिमिटिंग मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो लिमिटिंग एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी या ग्रेटर देन 30 होता है, बट उससे पहले भी आप उसका डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर बता सकते हो फॉर फाइनाइट सैंपल। तो शायद आपने जो आर स्क्वायर देखते ही समझ गए होंगे, और टी की वैल्यू भी दे रखी है, देखते ही समझ गए होंगे। सैंपल ऑब्जर्वेशन 27 है, टी की वैल्यू 25 पे दे रखी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ये बहुत छोटी चीजें होती है बच्चों, इनको तो पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर मेरे पास होता है आर अंडर द रूट ऑफ n-2, बिल्कुल सिंपल, ये शायद आपने किसी भी जो है किताब में पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसको फॉलो करता है ये पता नहीं होता, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कंफर्म टी n-1 डिग्री, सॉरी n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, इसकी गारंटी होती है। ये बहुत सारी किताबों में लिखा है, हम लोग पढ़ाते भी है क्लास के अंदर कि भाई बेटा ये इसके बराबर होता है। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीजें हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब यहां पे जो वैल्यू उसने दी है टी 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज व्हाट 2.06, इसका मतलब T25 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.06, इसका मतलब है कि आर स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू में ये चीज कंफर्म इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आर की क्या हो सकती है मेरे बच्चों, सिंपल आर इंटू अंडर द रूट ऑफ, यहां कर लो क्या 25, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू 27 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू कितना वैल्यू है 2.06। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप इस चीज को सोल्व करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर करके कुछ कुछ बातें करके इस चीज को आप सोल्व करेंगे और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर पूछा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1451 के आसपास आपको बन के मिलेगी। बिल्कुल सिंपल था, बस ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, वो चीज मैटर कर रही थी, इसके अलावा और कुछ भी चीज मैटर नहीं कर रही है। अब क्या क्वेश्चन है देखिए, द मेल पॉपुलेशन इन ए स्टेट इज 25 लाख। तो कोई पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है 25 लाख, डन। अमंग देम द नंबर ऑफ लिटरेट्स इज 2 लाख। तो मान लो लिटरेट्स को हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, एट्रीब्यूट कोई और दे दिया, क्योंकि देखते ही थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। तो 2 लाख है, इसका मतलब कर दिया, एंड द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इज दिस वन। तो मान लो क्रिमिनल्स जो हैं वो बी है और 26000, ठीक है, 26,000। व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी? क्या एसोसिएशन है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव फुलाना डिमकाना। तो वैसे अगर आप साइकोलॉजिकल देखें, हालांकि ये स्टूपिड बात है, एज ए टीचर मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो नहीं बताता, हम मजाक समझोगे कि सुधीर सर ये क्या मजाक है, चलिए खैर। तो एसोसिएशन देखते हैं। एसोसिएशन का आपको रूल पता है, ए बी क्लास फ्रीक्वेंसी, सपोज फॉर एग्जाम्पल कैसा होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, एक इंफॉर्मेशन यहां रहेगी, एंड द नंबर ऑफ
लिटरेट क्रिमिनल्स इज दिस वन, तो ए बी की वैल्यू भी मुझे दी हुई है 2000, है ना। तो रूल आपको पता होगा कि ए बी और ए इंटू बी बाई एन के बीच में रिलेशन आपको बनाना होता है, ठीक। एक्चुअली रिलेशन ये नहीं होता, अगर आप परफेक्टली देखें तो रिलेशन ये होता है। गौर से समझिए, अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा तो एसोसिएशन करते टाइम ये चीज लिखी होगी। बात दोनों सेम है, एन से एन कट जाएगा, लेकिन क्या आपको एसोसिएशन का सिग्निफिकेंस पता है? तो मान लीजिए अगर ऐसा आता है ना मेरे बच्चों, इसका मतलब है परसेंटेज शेयर ऑफ जॉइंट एट्रीब्यूट इफेक्ट इज ग्रेटर देन द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट का मल्टीपल। खैर इसका क्या मीनिंग होता है वो डीपली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये चीज चेक करनी होती है बेसिकली, ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है। तो चलिए अब मैं समझा देता हूं। अब मुझे ये चीज चेक करनी है, तो जब आप इस चीज को चेक करोगे तो ए बी आपको दे रखा है दिस वन। दूसरी चीज आप क्या कैलकुलेट करोगे, दिस इंटू दिस बाई एन। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो जो नंबर मेरा बन के आएगा वो 2080 बन के आ रहा है। इसका मतलब ए बी की वैल्यू छोटी है ए बी बाई एन से, तो क्या हो गया, नेगेटिवली एसोसिएटेड। क्या हो गया मेरे बच्चों, नेगेटिवली एसोसिएटेड। बिल्कुल सिंपल था, भले ही मुझे 10-15-20 मिनट लग गए हो, लेकिन ये जो पांचों क्वेश्चन थे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के थे। ये मैंने बोला है आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम पेपर 1 में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस को देना पड़ता है। वहां मजबूरी है, वहां कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, वो डायरेक्ट आप देख के 1 सेकंड में नहीं बना सकते। होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।